जी हाँ, सस्ते घर आने वाले हैं। अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपके बजट में आपको मनपसंद घर मिल सकता है। क्योंकि बजट में, यानी कि इस बार के आम बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो ऐलान हुए हैं, उसके बाद अब कई बड़े और नामी डेवलपर्स भी इस सेगमेंट में रुचि दिखा रहे हैं। जो बड़े डेवलपर्स पहले से हैं इस सेगमेंट में, वो अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? इसमें फायदा होगा आपका। जी हां, आपका। कैसे? यही बताने के लिए आज हमारे साथ है एक खास पैनल, जिसमें शामिल हो रहे हैं दिल्ली एनसीआर के बड़े डेवलपर नवीन रहेजा। आप नेरेडको के पूर्व चेयरमैन भी हैं। हैदराबाद के जाने माने डेवलपर सी शेखर रेड्डी साहब, आप क्रेडाई के पूर्व प्रेसिडेंट हैं। और रियल एस्टेट का पुख्ता हिसाब किताब रखने वाले पंकज कपूर साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का इस शो में। तो शुरुआत राजधानी दिल्ली से ही कर लेते हैं। नवीन जी, बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए और एक जो लंबे वक्त से मांग थी आप लोगों की कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिले, तो अफोर्डेबल हाउसिंग को तो वो दर्जा दे दिया गया है। और भी कई ऐलान हुए जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग अब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अट्रैक्टिव हो गई है। तो आप तो वैसे पहले से इस सेगमेंट में कुछ कुछ करते रहे, लेकिन आपको लगता है कि अब बड़े पैमाने पर देश में बड़े डेवलपर्स भी इस सेगमेंट में उतरेंगे? थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देश में एक तरफ अनसोल्ड इन्वेंट्री पाइल्ड अप है, जहां पे आम आदमी घर खरीद नहीं सकता जिस बजट में वो इन्वेंट्री बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो लार्ज पॉपुलेशन कंट्री की है, वो घर खरीदने के लिए उसके पास बजट नहीं है या डिस्पोजेबल इनकम नहीं है। ये बड़ी आयरनी रही है हमारी प्लान की कि हमने लोगों के लिए, आम आदमी के लिए इस देश में घर को कभी बनाया ही नहीं उतना, ना तो एक्ट में प्रोविजन किया, ना हमने इसमें किसी तरीके का फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग ढंग से किया, ना हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई कंट्री में एफएआर और डेंसिटी नॉर्म्स की जिससे आम आदमी को भी घर मिल जाए और वो उसकी पॉकेट से मिल जाए। पिछले बहुत साल से जो सर्विस क्लास है, जो आम आदमी जिसे एक्चुअल कहते हैं, और जिसको आप बोला हाउसिंग फॉर ऑल 2022, हाउसिंग फॉर ऑल का मीनिंग होता है कि चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे वो एक अकाउंटेंट है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे हर कोई आदमी घर खरीद सकता हो। और इस सेगमेंट में पिछले कई दशकों से ध्यान ही नहीं दिया गया कि आम आदमी की, और सरकार को भी पता नहीं चला कब आम आदमी की अप्रोच से या रीच से घर बाहर निकल गए। लेकिन मैक्सिमम डिमांड आज भी इसी में है। सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग की ये पॉलिसी जो लाई है, ये एक बहुत ही अच्छा काम किया है सरकार ने, जो प्रैक्टिकली समझा है। पिछले 10-12 साल से तो मैं ऑन ग्राउंड जो है, मैं खुद लड़ रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दीजिए, कम से कम अफोर्डेबल हाउसिंग को दीजिए, कम से कम, और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए स्पेशल प्रोविजंस करिए। आज हमारे लिए ये साल 2017 का बजट एक बहुत सुंदर और बहुत अच्छे मैसेज लेके आया। हालांकि पिछले साल ही इसको काफी कुछ पिछले साल में ही कर दिया था, लेकिन इस साल में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देके इसको और ज्यादा फिलिप मिला है, और मेरे ख्याल से ये बहुत कमेंडेबल स्टेप है। इसमें डिमांड है, इसी सेगमेंट में हर एक बिल्डर को आना ही पड़ेगा। राइट। तो नवीन रहेजा साहब का कहना है कि अब ये अट्रैक्टिव इतना बढ़ गया और डिमांड भी यही है। रेड्डी साहब, एक तो अभी अनाउंसमेंट हो गए बजट के अंदर, प्रधानमंत्री ने भी 31 दिसंबर को कुछ अनाउंसमेंट किए थे, वहां उन्होंने एम्पावर किया था जो छोटे घर खरीदार हैं। तो अब आपने हर तरफ से ऐसी कंडीशंस बना दी हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को एक बड़ा बूस्ट मिले। जैसे नवीन रहेजा जी कह रहे हैं, अभी मानते हैं कि अब कई बड़े नीश प्लेयर्स जो इस सेगमेंट में काम नहीं करते थे वो भी आएंगे, इससे कंपटीशन बढ़ेगा, लोगों के पास ऑप्शन बढ़ेंगे, और डेफिनेटली सप्लाई बढ़ेगी और कंपटीशन आएगा तो दामों पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये ओवरऑल जो पूरा सेक्टर है ये चमक जाएगा। मैं बिल्कुल जो नवीन रहेजा साहब बोले वो सही है। I agree with him, but it's evolution. It's evolution for the last 1.5 decade हम लोग काम कर रहे, सब लोग मिलके काम कर रहे। ये अच्छा पॉलिसी है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेटस दिया है वो ठीक है। उसके साथ साथ जो आफ्टर डिमोनेटाइजेशन जो इंटरेस्ट कम हो गया ना, वो भी पॉजिटिव है।
टोटली इज रियली पॉजिटिव साइन। अब तो जो बैंकर्स, सम ऑफ द बैंक्स 8.35 में लोन दे रहा है। एंड और आप जो बोले मोदी साहब भी 31 दिसंबर को अप टू 9 लाख जो लोन देता है उसको 4% इंटरेस्ट सबवेंशन है, और 12 लाख का लोन के ऊपर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है। ये भी दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी अपर लोअर मिडिल क्लास। So definitely this scheme with the interest subsidy and this infrastructure status and income tax exemption, definitely this will as जैसा रहेजा साहब बोले ना, definitely most of the builders across the country, mostly tier 2 tier 3 में तो ये तो बहुत हिट हो जाएंगे। It will be more successful in tier 2 and tier 3 cities। जैसा रहेजा साहब बोले जो थोड़ा जो इन्वेंट्री ज्यादा है मोस्टली दिस इन द टॉप मेट्रोस में है, बिकॉज जो अनअफोर्डेबल है फॉर द मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स है। बट जो न्यू स्टॉक आएंगे डेफिनेटली इट विल बी tier 2 tier 3 में ज्यादा आएंगे, बट डेफिनेटली थोड़ा तो स्टॉक आएंगे tier 1 में भी आएंगे, मगर जो लैंड रेट ज्यादा है उधर थोड़ा कम स्टॉक आ सकता है उधर। बट डेफिनेटली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो गवर्नमेंट रियली करना चाहते थे, मगर ऑफ हार्टेडली जो भी दिए इंसेंटिव्स दिए फुल फ्लेजेड नहीं दिए, इंसेंटिव्स आधा आधा दिए। जब भी हम हाउसिंग मिनिस्टर हेल्प करना चाहते, मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारा को थोड़ा उधर स्पीड ब्रेकर रहता था। वी कुड नॉट अचीव द लास्ट फ्यू इयर्स, बट स्लोली दिस इनफैक्ट दिस 6.5% मिल गया, इंटरेस्ट सबवेंशन ऑल्सो मिल गया, फिर अभी भी मिल गया, 12 लाख तक गए। नाउ वी आर इनटू नो राइट ट्रैक। Now it is the duty of the state governments actually. Now states have to redraft their entire policy to suit with this PMAY policy. ज्यादा स्टेट्स को इसके साथ साथ कंपैरेटिव जो भी जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिफॉर्म्स करे उतना स्टेट्स में रिफॉर्म। सही कह रहे हैं, आपकी स्टेट हैज टू डू द रिफॉर्म्स। रियल स्टेट जो है वो स्टेट का मैटर भी है, तो अब स्टेट्स को भी इसके साथ आना पड़ेगा, कैटलिस्ट के तौर पे काम करना पड़ेगा। पंकज साहब, आपने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे विचार सुन लिए अभी। अब ये जो नया चेंज आया है, क्या ये पॉलिसी चेंज वाकई में हमारे रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर को बदल देगा? आप हमेशा कहते थे कि जिधर डिमांड है वहां पर हमारे पास सप्लाई शॉर्ट है, जहां नहीं है वहां पर ओवर सप्लाई है, लेकिन अब ये जो चीजें हुई हैं ये इक्वेशन को बदल देगी। बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट है रियल एस्टेट मार्केट का। कंप्लीटली जो मेथड था वही चेंज होने वाला है। अगर आप देखिए तो उन्होंने सबसे बड़ी चीज की कि इन्वेस्टर्स के स्पेकुलेशन को भी खत्म कर दिया। अगर 2 लाख रुपए की एक जो कैप लगा दी, जो उनको इंटरेस्ट सेट ऑफ करने का जो लॉस का रहता था, उससे इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन खत्म होगा। और मैं रेड्डी साहब से बिल्कुल ही एग्री करता हूं कि इस वक्त इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लग रहा है कि टायर 2 टायर 3 सिटीज को लगेगा, क्योंकि इसने एक ओवरऑल मार्केट को ब्रॉड बेस्ड कर दिया। पहले रियल एस्टेट मार्केट कुछ 6 या 7 सिटीज में कन्फाइन होकर के रहता था। अब ये जो मार्केट है और जो डिमांड है ये बिल्कुल ब्रॉड बेस्ड हो गई। छोटे शहरों में क्योंकि सिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज ज्यादा नहीं होती हैं, नियर बाय लोकेशन के ऊपर आपको लैंड सस्ते भाव में अवेलेबल है, और वहां पे तो इसका बेनिफिट बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने पिछले 2 साल के अंदर किया है कि अगर आप देखिए तो उन्होंने सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरीके के इंटरवेंशन किए। सप्लाई साइड में उन्होंने इंसेंटिव्स दिए डेवलपर को, ज्यादा मोटिवेट हो, इस एरिया में आए, ATI भी लेके आए, उसके अंदर एग्जम्पशंस किया। इसमें 30 स्क्वायर मीटर और 60 स्क्वायर मीटर को कारपेट एरिया पे लेकर के आ गए। अफोर्डेबल हाउसिंग के डिमांड साइड पे अगर PMAY की स्कीम आई, उससे पहले CLSS की स्कीम आई। और मैं ये देख रहा था कि जो डिस्पैरिटी भी थी प्राइजेस की, अगर आप जो प्राइस है वो ये होता था इवन इन अफोर्डेबल सेगमेंट जो इंटरेक्टेबल नहीं थे, कि जो एक एरिया में जो आदमी रहना चाहता है वो उस एरिया में अपने उसके प्राइस से बहुत ज्यादा जो है उसकी अफोर्डेबिलिटी से प्राइस बहुत ज्यादा होता था। वहां पे भी जो अफोर्डेबल सेगमेंट है, जो जिस तरीके का सबवेंशन है, इससे करीब 20 से लेके 24% का जो अफोर्डेबिलिटी का गैप कम हुआ है, उसने
एक डिमांड को स्टिमुलेट करने का बहुत बड़ा काम भी किया है। तो ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत ही अच्छा किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देकर के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी कम हो जाएगी अगर इनको जो डेवलपर को लैंड के लिए भी शायद अगर हुआ, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के थ्रू जो है डेवलपर की इक्विटी में भी बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरीके से जो अभी तक ये रहा था कि लैंड को पूरा आरबीआई अलाउ जी पूरा ग्राउंड तैयार कर दिया गया है। अब कोई शिकायत नहीं रह सकती, अब कोई बहाना नहीं रह सकता। अब यह है कि आप आइए और बिजनेस सेंस भी इसमें दिखता है। रैजा साहब, जो अब उन्होंने 2 डेफिनेशन दी यहां पर कि आपके जो 4 महानगर है वहां पर 30 स्क्वायर मीटर, उसके नीचे आप जो दूसरे शहर है वहां पर 60 स्क्वायर मीटर, और 60 स्क्वायर मीटर करीब करीब आपका 600 स्क्वायर फीट 650 स्क्वायर फीट के आसपास हो जाता है, जिसमें आजकल बन जाते हैं डिसेंट 2 BHKs। तो अब ये बिल्कुल छोटे घरों की बात नहीं रह गई। अब कारपेट पे आने के बाद आप लगभग एक मिडिल क्लास को भी पूरी तरह एड्रेस कर सकते हैं इसमें। तो एक बड़ा दायरा होगा जो इन सस्ते घरों की रेंज में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं अभी कल ही काफी डिटेल्ड में अपनी आर्किटेक्ट टीम्स के साथ डिस्कशन कर रहे थे हम कि इसके अंदर मैक्सिमम क्या हम निकाल सकते हैं। आप सरप्राइज होंगे कि एक डिसेंट 100 फीट के बेडरूम का अगर साइज हो 100-110 फीट का, तो 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया में इवन 3 बेडरूम निकल सकता है। 3 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग, हमने उसको कई अलग अलग मॉडलिंग करके देखा है। तो वो 3 बेडरूम जो है एक डिसेंट साइज से निकल सकता है, और इवन 2 बेडरूम या 2 बेडरूम और स्टडी निकल सकता है, या बहुत बढ़िया साइज के बेडरूम्स को ड्राइंग रूम के साथ 2 बेडरूम निकल सकता है। तो ये 60 स्क्वायर मीटर जो है साइज एक रेस्पेक्टेबल साइज है। इसमें मेन एडवांटेज ये आया कि आपको एक तो गवर्नमेंट ने पुल और पुश दोनों किया है अफोर्डेबल के लिए। आपको पुल करने के लिए आपको जो है एक सिर्फ 9 लाख रुपए पे 4% और 12 लाख रुपए पे 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, और उसके नीचे 6 लाख रुपए तक के लोन पे 6.5% है। आम आदमी के लिए एक आज अगर 8.5% पे ऑलरेडी बैंक का इंटरेस्ट आ चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव रेट अगर आप 7, 8, 9 लाख रुपए का 1 बेडरूम EWS यूनिट लेते हैं, कोई भी अगर हमारे देश में लेता है, तो उसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 2-2.5% रह जाता है सिर्फ। और उसकी हमने कैलकुलेशन किया है कि 4,000 रुपए महीना में घर दिया जा सकता है बाई लेवरेजिंग प्रधानमंत्री आवास योजना को लेवरेज करके आप 4,000 रुपए महीना में घर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी आदमी जो इवन 12,000 रुपए महीना कमाता है, अगर हम 30% पैसा ये लेके चले 1/3 कि वो सेविंग करके घर में लगा सकता है, तो अगर कोई फैमिली सिर्फ 12,000 रुपए महीना भी, जो कि आम आदमी कमा रहा है कमाता है, तो वो घर खरीद सकता है। और ये एक तरफ ये किया है, दूसरी तरफ डेवलपर्स को एम्पावर किया है, दूसरी तरफ बिल्डर्स को बोला है कि आपको इनकम टैक्स की छूट आप बनाइए, खूब बनाइए, आप पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, आपको टैक्स फ्री इनकम होगा। बिल्कुल। तो चलिए उधर से आपने पुल भी किया है, पुश भी किया है। बिल्कुल। तो आप तीसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देके आपके लिए पैसा भी मुहैया करवा दिया। मतलब वही जो हम बात कर रहे थे कि सारे दरवाजे खोल दिए, बस अब यहाँ पर काम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा, 1 मिनट आ रहा हूँ जैसे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आके इस बात को आगे बढ़ाएंगे कि ये जो पूरा सब कुछ हो रहा है, तो घर भी आ जाएंगे, डेवलपर्स के लिए भी अच्छा है, तो आगे बढ़ते कंपटीशन में डेफिनेटली भाव पे भी इंपैक्ट आएगा और आपके लिए कितने ऑप्शन बढ़ जाएंगे, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो सस्ते घर आने वाले हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि कैसे बजट में हुए ऐलानों से अब रियल एस्टेट की पूरी तस्वीर बदल सकती है और पूरा फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग पर शिफ्ट हो रहा है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। शेखर रेड्डी साहब, मुझे ये बताइए कि अब जब आप जैसे बड़े डेवलपर, नवीन जी जैसे बड़े नामी डेवलपर्स इसमें आएंगे और भी देश के कई बड़ी कंपनियां तैयारी कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग पे बड़े पैमाने पे फोकस करने के लिए, तो एक तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपका जो भरोसा है रियल एस्टेट पे वो बढ़ेगा, ऑन टाइम डिलीवरी और तमाम चीजें ये सही होती चलेगी, भाव पे भी इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन आएगा, ज्यादा सप्लाई आएगी, तो ओवरऑल कितना फायदा होगा घर खरीदार के लिए?
बिल्कुल, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से जो कंपटीशन बढ़ेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट टाइमली मिलेंगे और सस्ते में भी मिलेंगे। और जो ये जो एग्जिस्टिंग डेवलपर्स भी नहीं है, नया डेवलपर्स भी शुरू कर सकते, तो ज़्यादा कंपटीशन हो जाएंगे। जैसा अपना रहेजा जी बोले, पुश एंड पुल है, दोनों को इंटरेस्ट है। एक तरफ डिमांड क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द एंड यूजर, स्मॉल एंड यूजर। दूसरा तरफ डेवलपर जब मार्केट है, दिस इज न्यू बिजनेस मॉडल है, न्यू बिजनेस मॉडल में मार्केट रेडी है उधर। दिस इज अनटैप्ड मार्केट, सो फार इसको टैप नहीं करे बिकॉज दोज पीपल आर नॉट एलिजिबल। सो अब उनको एलिजिबिलिटी है, जो रेंट पे कर रहे आज के दिन, और रेंट पे EMI पे करके इक्वलेंट टू रेंट सेम EMI पे करके थोड़ा मार्जिन मनी पे करे तो उन लोग घर खरीद सकते। वो सिचुएशन का अपन रीच हो गए। दिस इज अल्टीमेट। सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द people who are staying in rented house, in future they are going to the owners of the houses, and इतना जो competition आएंगे, डेवलपर्स भी इसको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। डेवलपर्स लोगों को न्यू बिजनेस सेगमेंट है, टर्नओवर ज्यादा बढ़ेंगे बिकॉज द नंबर्स आर मोर इन एवरी टाउन, ह्यूज नंबर्स आर रिक्वायर्ड। डेफिनेटली ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ नेक्स्ट GST आ रहा है, बैंक के पास फंड ज्यादा है जी। कल के दिन आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कम हो सकता है बिकॉज इसके बैंक के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। उन लोगों का जो डिपॉजिट ले रहा है उसको दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर, दे हैव टू लेंड इट टू समवेयर, तो इंटरेस्ट भी बिल्कुल कम हो जाएंगे। और मेरा हिसाब से बैंकर्स भी कंपटीशन में सस्ते इंटरेस्ट में देना चाहिए, फंड्स लिबरली देना चाहिए डेवलपर्स को। एंड दूसरा क्या है, जैसा पंकज जी है आपके पास, Pankaj ji already is doing a good job across the country, and I think he is also doing work for the NHB or primary lending institutions. All these institutions, even state housing board, together they can actually do the survey of demand. कौन सा सिटी में कितना डिमांड है, तो चलिए जी समझ गया मैं शकर साहब बात की डिमांड। बिल्कुल, क्योंकि समय की थोड़ी सी यहाँ कमी है तो मुझे एक ब्रेक और लेना होगा, लेकिन जो आप बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि अब बिल्कुल इंड्यूसिव हो गए सारी चीजें और चारों तरफ से फैक्टर जैसे काम कर रहे हैं, तो अब सबका और खास तौर पे जो खरीदार है उसके लिए बहुत बड़ा अच्छा मौका बनने जा रहा है यहाँ पे। तो हम लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे। तो सस्ते घरों के दिन आने वाले हैं, सस्ते घर आने वाले हैं, चर्चा हो रही है और बड़ी दिलचस्प चर्चा, क्योंकि हमारे सभी जो डेवलपर मित्र वो ये बोल रहे हैं कि हाँ वाकई में अब जो पॉलिसी बनाई है या लेकर आई है सरकार, उससे पूरा मार्केट बदल सकता है। टू कंक्लूड द थिंग्स, पंकज जी मुझे बताइए कि अब घर खरीदार जो घर का जो सपना होता है वो कितना नजदीक आ गया, क्योंकि हम पिछले कई सालों से बात कर रहे हैं बट अब लग रहा है कि हकीकत बन सकता है। देखिए, अगर पिछला दशक देखें तो प्राइस ग्रोथ का और इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट था, जो आगे आने वाला दशक लग रहा है और जिस तरीके के इंटरवेंशन लगे हैं ये एंड यूजर का मार्केट है। एक ग्राहक और एक घर का खरीदार जो बहुत वक्त से समय से इंतजार कर रहा था, आज उसका वक्त आ रहा है और वो घर खरीद सकता है। उसके लिए उसके इनेबल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी कम हुए हैं, इकोनॉमिक हार्मोनी है और जिस तरीके के इंसेंटिव गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं वो जरूर उस गैप को फुलफिल कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि एलोकेशन भी अगर देख लीजिए तो PMAY के अंदर फर्दर 23,000 करोड़ रुपए का फर्दर एलोकेशन किया है, तो आज तक ऑलरेडी 5.5 लाख घर उसमें आ गए हैं। एग्जिस्टिंग कुछ 11 लाख यूनिट की इन्वेंट्री पड़ी है और मेरे हिसाब से जो एलोकेशन बताता है यहाँ पे आगे जाकर के और सप्लाई आती जाएगी। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये सप्लाई जो है वो भाव को कम रखेगी और अगर भाव कम रहते हैं तो एक एंड यूजर का जो है वो सपना फुलफिल फायदा होगा। जी पंकज जी, बिल्कुल, क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है, लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में क्योंकि 2 बड़े डेवलपर भी थे और वो भी कह रहे हैं कि आगे उनका फोकस इसी सेगमेंट पर है और यहां पर वो अपने प्लान्स भी यहां तक बातचीत उन्होंने की कि किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं आगे चलते हुए कि वो लेकर आएंगे लोगों के लिए सस्ते घर। तो ये बहुत अच्छी जिसे कहूं साइंस है और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि सस्ते घर आने वाले। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।